चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली बात, आज 11 नवंबर है। आज के दिन हमारे देश में मनाया जाता है राष्ट्रीय एजुकेशन डे के रूप में, यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। 11 नवंबर को हैप्पी बर्थडे है। 11 नवंबर को हर साल हम हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। किसका? हमारे देश के आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री का, जिनका नाम था अबुल कलाम आजाद। ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और इनके जन्म दिवस के अवसर पे हमारे देश में मनाया जाता है हर साल नेशनल एजुकेशन डे। अबुल कलाम आजाद एक उर्दू में पत्रिका निकालते थे, उसका नाम था अल हिलाल, और ये खिलाफत मूवमेंट से जुड़े हुए थे। बाद में ये काफी सीनियर लीडर हो गए थे कांग्रेस के, और कांग्रेस के सबसे कम उम्र के ये प्रेसिडेंट रहे हैं, यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं कांग्रेस के, ये सबसे युवा प्रेसिडेंट थे। तो इनके हैप्पी बर्थडे को इनके जन्म दिवस के रूप में हमारा देश हर साल सेलिब्रेट करता है नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। अब चलते हैं अपनी न्यूज पे। देखिए, जो हमारी न्यूज है वो पोर्टेबल ऑक्सीजन कैंस के लिए है। कैन तो आप लोग जानते होंगे, आपको आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते होंगे, कैंस में आती है। ये कैन दिख रही है ऑक्सीजन की। तो ये जो न्यूज है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 जो हेल्थ सेक्शन है उसमें इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्या दिक्कत है, इसके बारे में जान लेते हैं। हमारे देश अभी भी कोविड-19 से जूझ रहा है, और कोविड-19 में हमने सबसे ज्यादा कमी देखी थी, ऑक्सीजन की कमी देखी थी। दुनिया भर में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, देश में भी हुई थी। उस समय हमारे देश में जो मरीज हो रहे थे उनकी बॉडी ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पा रही थी। ऑक्सीजन को एक तरह से जितनी उनकी डिमांड है उतनी वो यूज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको बाहर से एक्सटर्नल ऑक्सीजन दी गई। बाहर से जब ऑक्सीजन दे रहे थे तो एक चल रहा था ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ये एक मशीन होती थी और इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, छोटी सूटकेस बराबर होती थी। और दूसरी हो रही थी, दूसरी जो ऑक्सीजन की व्यवस्था थी उसको कह रहे थे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, जिसके लिए हमारे देश में एक साल पहले ट्रेन चल रही थी, एरोप्लेन उड़ रहे थे कि ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। हमारा शरीर बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रहेगा। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत इसलिए है कि हमारे शरीर में जो सबसे छोटी इकाई है, फंक्शनल यूनिट है, उसे सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और हर कोशिका के अंदर जो खाना बनता है, यानी एक तरह से उनका जो फूड है, उसको बनाने के लिए उसको जलाना पड़ता है, उसको ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है। और कोई भी चीज को जलाने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। किसी भी चीज को अगर जलाना है, आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं माचिस यूज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन होगी तो जलेगी। स्पेस में आप आग नहीं लगा सकते। आप लोगों ने देखा कोई मोमबत्ती, उसके ऊपर आपने ग्लास रख दिया तो वो मोमबत्ती बुझ जाती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो हमारे सेल को चाहिए ऑक्सीजन। क्यों? उसको यहाँ पे खाना तैयार करना है, फूड तैयार करना है, जिससे मिलेगी एनर्जी। और जो एनर्जी बॉडी को मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी ऊर्जा की वो इकाई है, ऊर्जा की वो यूनिट है जो हमारी बॉडी में जनरेट होती है, जिससे हम अपनी बॉडी की एनर्जी को नापते हैं। तो हमारे हर एक सेल को चाहिए ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हम लेते कहाँ से हैं? हम अपनी नाक से, नोज से, और कभी कभी माउथ से हम एयर इनहेल करते हैं। हम क्या इनहेल करते हैं? हवा इनहेल करते हैं, हवा। और ये जो हवा है इसमें 21% ही ऑक्सीजन होती है सिर्फ। सबसे ज्यादा इसमें नाइट्रोजन होता है और उसके बाद 21% इसमें ऑक्सीजन होती है। और ये जो 21% ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन आरबीसी के पास पहुंचती है, रेड ब्लड सेल के पास पहुंचती है। और रेड ब्लड सेल में हमारे पास होते हैं क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है और बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे खून के साथ हर एक सेल के पास जाता है
और हर एक सेल को के पास ऑक्सीजन छोड़ता है, और वहां पे ऑक्सीजन क्या करती है, कंबशन करती है, और जिससे हमारा वहां पे हमारे हर एक सेल में एनर्जी जनरेट होती है। वो किस फॉर्म में जनरेट होती है, एटीपी के फॉर्म में। और हर सेल से वो ऑक्सीजन छोड़ के कार्बन भी लेते हुए आगे निकलता है, क्योंकि कार्बन लेते हुए निकलता है, फिर अल्टीमेटली हमारे लंग्स के पास जाती है और लंग्स उसको नाक के माध्यम से बाहर निकाल देता है। जब हमारी बॉडी ठीक रहती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हम ये 21% ऑफ एयर को इनहेल करते हैं, फिर हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स इसको नाइट्रोजन हटा देते हैं, बाकी और जो एयर से गैसेस है उसको हटा के सिर्फ ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी में फैलाता है। लेकिन जब हमारी बॉडी कमजोर हो जाती है तो इस हवा से 21% ऑक्सीजन को निकाल नहीं पाती है, जिससे कहते हैं दम घुटता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही। उसके लिए हम उसको बाहर से ऑक्सीजन देते हैं। एक तो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इसके नाम क्या कह रहा है कि हम ऑक्सीजन को कंसंट्रेट कर देते हैं, यानी ये जो 21% ऑक्सीजन है, जो हवा में सिर्फ 21% है, उसको 90 to 95% प्योर ऑक्सीजन के रूप में बना देते हैं, और ये सीधे मरीज को दिया जाता है। लेकिन ये नॉर्मल मरीजों को दे सकते हैं जो ज्यादा गंभीर नहीं है। जो बहुत गंभीर है, जो आईसीयू में है, उनको हम देते हैं लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, और इसमें 98% तक प्योर ऑक्सीजन होती है। प्योर मतलब जो काम आपके लंग्स को करना चाहिए वो काम इन दोनों मशीन कर देती हैं, और आपसे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। अभी हमने देखा हमारे देश में दिवाली गुजरी है, और उसके पहले भी पॉल्यूशन बहुत हद तक है। तो कई ऐसे इलाके में, कई बड़े बड़े शहरों में शाम के वक्त, जैसे अभी अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आप चेक करोगे तो वो मॉडरेट आ रहा होगा अभी भी, तो वहाँ पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से वहां पे लोगों को सफोकेशन होने लगता है। तो ये हमारे देश में लगभग 2 साल से एक ट्रेंड चला है, पूरी दुनिया में चल रहा है, कि ऑक्सीजन के छोटे छोटे केन आने लगे हैं। इसमें 10 से 12 लीटर ऑक्सीजन होती है, और लोग इसको कैरी करते हैं। जब भी उनको लगता है ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वो इसको अपनी नाक में लगा लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो ये आजकल ये एक तरह से ट्रेंड हो गया है कि हर लोग बिना किसी डॉक्टर के परमिशन से, प्रेस्क्रिप्शन से, ये बकायदा ऑक्सी कैन या ऑक्सीजन जो कैन है वो खरीद रहे हैं और यूज कर रहे हैं। इसको लेकर हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने सरकार को चेताया है कि इस तरह ये जो बिक रहे हैं ऑक्सीजन कैन, और लोग ये सोच रहे हैं कि इसको रख लेंगे अपने घर में तो कभी ऑक्सीजन की दिक्कत होगी तो हम इसको यूज कर लेंगे, ये कोई ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला नहीं है। ये लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है, और लोग इसको इमरजेंसी के लिए ना रखें, यानी इसको लेकर ये सारा बवाल हुआ है। अभी तक जो मैंने ब्रीफिंग दी क्लियर है कि रिप्लाई कर दो? तो ये जो ऑक्सीजन केन है, ये देखिए, ये ऑक्सीजन केन है, इसमें 10 से 12 लीटर ऑक्सीजन होती है। ये लोग खरीद रहे हैं और अपने घरों में रख रहे हैं। बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, वहां पे लोग अपनी कार में इसको रख रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन कम लगेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। ये एक मैप है, इस मैप में दिखाया गया है, एक डायग्राम है, इसमें दिखाया गया किस तरह ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है। ये हमारे फेफड़े हैं, ये फेफड़ों से ऑक्सीजन 21% जो ऑक्सीजन है उसको बिल्कुल प्योर फॉर्म में हमारे आरबीसी को देता है। आरबीसी में क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन मिलता है, और हीमोग्लोबिन इसको हमारी जितने भी ऑर्गन्स हैं, क्योंकि हर ऑर्गन में सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल, सेल को देता है, फिर सेल से फिर ये वहां पे अपना काम करके जो कार्बन है उसको अपने साथ लेके CO2 को फिर किसको, लंग्स को देता है, और लंग्स फिर नाक के माध्यम से उसको बाहर निकाल देते हैं। एक छोटा सा मैप है, ठीक है। तो जब लंग्स हमारे कमजोर हो जाते हैं, फेफड़े हमारे कमजोर हो जाते हैं, तो फिर हमें बाहर के ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कहते हैं, या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सहायता लगती है। तो इसको लेकर ये आई है कि भाई ये सब चीज जो लोग यूज कर रहे हैं गलत है, और खासकर दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो लोग बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन से इसको खरीद रहे हैं। इसके लिए थोड़ी सी ये बात आई थी। और दूसरी बात ये कि ये जो कैन है ये 12 लीटर तक की ऑक्सीजन सिर्फ अपने पास रख सकता है, जबकि एक आदमी को हर मिनट 1 लीटर ऑक्सीजन लगती है। तो इस कैन को रख के वो कर भी क्या सकता है, सिर्फ 12 मिनट की ऑक्सीजन उसके पास है। उसके बाद क्या करेगा वो? तो किसी भी तरह ये इमरजेंसी यूज में हम नहीं कर सकते। इमरजेंसी में हम 12 मिनट तक किसी को ऑक्सीजन देके, 10 मिनट देके क्या उसकी जान बचा लेंगे? लेकिन ये बहुत तेजी से फैशन ट्रेंड बन रहा है, लोग इसको खरीद रहे हैं, इसके लिए न्यूज आई थी। और ये जो ऑक्सीजन कैन है इसमें 95% प्योर ऑक्सीजन होगी, प्योर ऑक्सीजन होगी। आज दिल्ली में ग्रेटर नोएडा के पास ऑक्सीजन बार खुला हुआ है, वहां पे आप जाइए, पैसे दीजिए, 1 घंटे 2 घंटे जो भी, और वहां पे आपको प्योर ऑक्सीजन दी जाएगी फ्लेवर के साथ। मेरे ख्याल से इंदौर में भी ऐसा कोई बार खुलने का चल रहा था
कि वहाँ पे फ्लेवर, कौन से फ्लेवर की आपको ऑक्सीजन लेनी है, वैसे अरोमा के साथ आपको ऑक्सीजन दी जाएगी। खैर, ये छोटी सी न्यूज़ थी, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में उपयोग क्या है, और हमारे जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है वो क्या होती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है, ये चीज़ें मैंने आपको थोड़ी समझा दी। अगली न्यूज़ में चलते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट है, ये लीड्स रिपोर्ट, इसको निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी जो हमारा वाणिज्य मंत्रालय है उसने ये रिपोर्ट निकाली है, लीड्स रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हमारे देश के जो राज्य हैं वहां पे लॉजिस्टिक जो उनकी स्थिति है, जो सिचुएशन है वो कैसी है। अब बड़े बड़े शब्द मैंने यूज कर लिया, आप क्या इसको बंद करो, कि लॉजिस्टिक क्या होता है, रिपोर्ट्स क्या है, इंफ्रा की क्या बात है, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, फिर इस मैप को ध्यान से देखेंगे, इसमें जर्मनी और इंडिया का कंपैरिजन किया हुआ है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। देखिए, मैंने एक शब्द बोला लॉजिस्टिक्स, ये आप लोग कई बार बोलते भी होंगे। इसे इसको हम एक चीज से कह सकते हैं, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन से, कि कोई भी उत्पाद, कोई भी प्रोडक्ट अगर कहीं बना है, उसके बाद वो कहीं बिकने जाएगा, तो उसका स्टोरेज कैसे है, फिर वहां से वो दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, वहां पे वेयर हाउस कैसे है। क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन हाउस है और जो कंजप्शन यूनिट है वो अलग अलग है। कोई भी सिंपल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, तो लैपटॉप बना कहीं और होगा, कहीं से चल के आया होगा, ट्रांसपोर्ट हुआ होगा, किसी दुकान में पहुंचा होगा, मैं उसके पास गया, मैंने उसको लिया होगा। ये सारी जो व्यवस्था है इसको लॉजिस्टिक कहते हैं। और लॉजिस्टिक किसी देश का बढ़िया होता है तो वहां पे जो कॉस्ट होती है, जो सामान की कॉस्ट होती है कम हो जाती है। वहां पे उस जब किसी सामान की कॉस्ट कम रहेगी तो उसका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेगा, उसकी बिक्री बहुत ज्यादा होगी, अल्टीमेटली टैक्स ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो हमारे देश में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है उसने 2018 में से शुरू किया कि हम अपने राज्यों को, हमारे राज्य यूनियन टेरेटरी है, इनको हम रैंक करेंगे किसके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट सिचुएशन, लॉजिस्टिक जो उनका बेस है वो कितना अच्छा है। यानी कुल मिला के आपकी रोड्स कितनी अच्छी है, आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कितनी अच्छी है, आपके पास वेयर हाउस है कि नहीं, ठीक है, आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है। जो भी चीज एक सामान को दूसरी जगह तक ले जाने में लगती है, एक सामान को स्टोर करने में लगती है, कहीं पहुंचाने में लगती है, वो सारी चीजों को तुलना की जाती है। 2018 से ये रिपोर्ट निकल रही है, लीड्स रिपोर्ट, और ये रैंक करती है। और ऑब्वियस सी बात है, यूटी की बात अगर करेंगे तो सबसे अच्छा लॉजिस्टिक सपोर्ट दिल्ली के पास होगा, राज्यों की बात करेंगे तो सबसे अच्छा लॉजिस्टिक गुजरात के पास होगा। लेकिन ये तो ठीक छोटी सी रिपोर्ट है, और इसका फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, की मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य तक माल भाड़े की क्या व्यवस्था है, किस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरह एक सामान दूसरी जगह पहुंचता है। वही चीज अगर आपको पुणे से मंगवानी है इंदौर, या मुंबई से इंदौर मंगानी है तो 2 दिन के अंदर आ जाती है। लेकिन यही चीज अगर आपको नागालैंड से इंदौर मंगानी हो तो 5 दिन लग जाएंगे। क्यों? ऐसा नहीं कि बैंगलोर पास में है, मुंबई पास में, नागालैंड दूर है। मेन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इशू, लॉजिस्टिक इशूज। तो इस तरह रैंक की जाती है किस राज्य की कैसी फैसिलिटी है, कैसी व्यवस्था है। आप लोग देखते होंगे, सामान मंगाते होंगे कुरियर से, अगर वो लिखा है कि कल शाम को पुणे में है तो आज सुबह तक वो दिखता है कि इंदौर पहुंच गया। इतनी तेज कैसे आता है 800 किलोमीटर? क्योंकि इन लोगों ने ऐसी फैसिलिटी बना कर रखी है, रोडें अच्छी हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, रेल कनेक्टिविटी अच्छी है। और सरकार भी इसके लिए बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रही है। क्योंकि हम अभी तक दुनिया को माल बेचते कम है, खरीदते ज्यादा है, और हमें दुनिया को माल बेचना है, क्योंकि हम चाह रहे आत्मनिर्भर भारत बने। आत्मनिर्भर तब बनेगा जब हम माल खरीदेंगे कम, बेचेंगे ज्यादा। और बेचने के लिए मान लो कोई माल इंदौर में बन रहा है और उसको अमेरिका जाना है, तो उसको बंदरगाह तक तो जाना पड़ेगा ना, गुजरात तक। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है, कितनी कॉस्ट लग रही। अगर रोड खराब होगी तो वही माल वो ट्रक वाला लेके जाएगा तो बोलेगा 20,000 रुपये लूंगा। अगर रोड अच्छी हो तो शायद वो 18,000 में लेके जाएगा, क्योंकि उसका डीजल कम लगेगा। अगर यहाँ पे वेयर हाउस अच्छे होंगे तो वहाँ पे आपका सामान सुरक्षित रहेगा। अगर वेयर हाउस नहीं होंगे तो हो सकता है सामान खराब हो जाए और या चोरी हो जाए। तो बहुत सारी चीज मैटर करती हैं। इस वजह से भारतीय माल महंगा हो जाता है, और दुनिया में जब बिकने जाता है तो वहां उसकी पूछ परख नहीं होती। तो लॉजिस्टिक अगर किसी देश का अच्छा हो जाए, जैसे चाइना, चाइना का माल दुनिया भर में क्यों बिकता है? क्योंकि उसका लॉजिस्टिक बहुत बढ़िया है। हम भी माल बहुत बनाते हैं लेकिन हम उसको टाइम तक पहुंचा नहीं पाते।
क्योंकि हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस गड़बड़ाया हुआ है, इसलिए हम 2018 से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिपोर्ट निकालना शुरू की। इसका नाम है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, यानी हर राज्य में लॉजिस्टिक की क्या फैसिलिटी है। अपने पड़ोसी मुल्कों से तुलना करें तो इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश से तो अच्छा है। ये छोटे छोटे राज्य देश हैं, इनसे क्या तुलना करना। हम चाइना से तुलना अगर करते हैं, यूएस से करते हैं, जर्मनी से करते हैं, इटली से करते हैं, जापान से करते हैं, तो हम बहुत नीचे आते हैं। हमारी दुनिया भर में रैंक 44 है, यानी हमसे भी अच्छे लॉजिस्टिक वाले देश 43 है। तो उनका माल बाय डिफॉल्ट सस्ता होगा, और बाय डिफॉल्ट जब सस्ता होगा तो माल बिकेगा ही, और बिकेगा तो वो उनकी जेब में पैसा जाएगा। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी रिपोर्ट ठीक नहीं है, इसी को हमें सुधारना है। क्योंकि अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है तो ठीक है, आप कोई माल अगर दिल्ली में बना रहे हैं, उसको इंदौर में उसको बेचना है, तो अगर वो माल दिल्ली से इंदौर 5 दिन में आएगा तो इंदौर वाला क्यों खरीदेगा। लेकिन वही माल अगर 2 दिन में आएगा तो सस्ता भी पड़ेगा और इंदौर वाला खरीदेगा भी। दिल्ली की सब्जी इंदौर में भी बिक सकती है, ठीक है। तो ये चीज है, और एक लीड्स रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट ने हमारे राज्यों को रैंक किया है। अब थोड़ा सा एक मैप चार्ट देख लेते हैं, याद नहीं रखना, बस समझना है आपको। तो कि अगर जैसे आप खुद देखिए, आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, कितना जाम मिलता है आपको, रोड में गड्ढे हैं, गाड़ी जो चल सकती है 80 की रफ्तार में चलती 40 की रफ्तार में, पेट्रोल ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है, गाड़ी के वेयर एंड टियर ज्यादा हो जाते हैं, गाड़ी खिंचती ज्यादा है, एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हम सिर्फ ये जाम को हटा दे, कंजेशन को हटा दे रोडों से, तो हम 7 से 35% रेट कम कर सकते हैं अपने सामान का, और रेट कम रहेगा तो माल ज्यादा बिकेगा। हम दुनिया चाइना का माल क्यों खरीदेगी, इंडिया खरीदेगी। अगर परफॉर्मेंस हम अच्छी, अब हमारी जो ये जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज है उनकी परफॉर्मेंस में अगर सुधार करते हैं, तो हम उनकी कॉस्ट को, किसी भी उत्पाद की कॉस्ट को 25% कम कर सकते हैं। हमारे देश में 1 किलोमीटर अगर माल जाता है, उसकी कॉस्ट बहुत सारे विकासशील देशों से ज्यादा है, क्योंकि रोड नहीं है, गड्ढे हैं, ठीक है। एयरवेज हैं तो कुछ राज्यों में बहुत अच्छे हैं, कुछ राज्यों में एयरवेज की फैसिलिटी नहीं है। रेलवे कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल नहीं है। बंदरगाह बहुत अच्छे हैं, बंदरगाह तक की कनेक्टिविटी नहीं, इसीलिए भारत सरकार ने सागरमाला शुरू किया है। सागरमाला में हम बंदरगाहों को कनेक्टिविटी अच्छी दे रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट शुरू किया है, भारतमाला में हम देश की सड़कों को अच्छी बना रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं अल्टीमेटली, क्योंकि हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, जिससे हमारा माल सस्ता और दुनिया में हमारा माल बिके। हम दुनिया के लालाजी बने, चाइना ना बने। चाइना दुनिया को माल बेच बेच के कमा रहा है और हम खरीद खरीद के गवा रहे हैं। तो अगर, और हमसे अच्छी लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी तो बांग्लादेश की हो गई है, इसलिए वो अब ज्यादा बेच रहा है, दुनिया में ज्यादा बेच रहा है। बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, छोटे छोटे देश ज्यादा बेच रहे हैं। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें दिक्कत है, इसीलिए सरकार बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रही है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जैसे दिल्ली से मुंबई जोड़ रही है, आता है पेपरों में कि भाई 6 लेन रोड बन रही, 8 लेन रोड बन रही। क्यों बन रही, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगी। हमारा डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है, डीएफसी। एक ऐसा रेलवे ट्रैक बन रहा है जिसमें सिर्फ मालगाड़ियां ही चलेंगी, डबल डेकर मालगाड़ियां चलेंगी, और कोई नहीं चलेगा। रफ्तार में मालगाड़ी 100 की रफ्तार में मालगाड़ी चलेगी। क्यों, जो सामान को 10 घंटे लगते हैं वो 8 घंटे में पहुंचेगा, 6 घंटे में पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा, सस्ता पड़ेगा, दुनिया में बिकेगा, हमको सस्ता पड़ेगा, जेब में पैसे बचेंगे, सरकार को टैक्स मिलेगा। जहां एक सामान बेच रहे हैं वहां 10 सामान बेचेंगे। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार इतनी तेजी से काम कर रही है, वो इसीलिए कर रही है क्योंकि हमें अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट अल्टीमेटली घटानी है। तभी तो भारत के, दुनिया में भारत का माल बिकेगा, नहीं तो हमारे माल कॉम्पिटिटिव नहीं होते, हमारे माल सस्ते नहीं होते। उस तुलना में चाइनीज माल खरीद लेते हैं, खुद भारतीय चाइनीज माल खरीद लेते हैं, क्योंकि भारतीय माल महंगा मिलता है। तो ये अगर इस मैप, इसमें आप देखिए, थोड़ी सी तुलना करते हैं। जर्मनी में लॉजिस्टिक कॉस्ट उनकी जीडीपी का 8% है, और भारत में यही 14% है। यानी हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं, हम एक सामान को दूसरे को बेचने में ज्यादा खर्च कर रहे हैं, दुनिया कम कर रही। एवरेज, दुनिया का एवरेज है 9%, यानी 100 रुपए का माल भेजने में 9 रुपए खर्च आ रहा है, हमारा 100 रुपए का माल भेजने में 14 रुपए खर्च आ रहा है। ऊपर से हम गरीब देश हैं, गरीब देश और हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो क्यों ना अपनी रोड को, अपनी सड़कों को, अपनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को, लॉजिस्टिक वेयर हाउस को हम सुधार लें, तो ये पैसा कम हो जाए, और कम हो जाए तो हमारी जेब में कुछ पैसे बचेंगे। चलते हैं अगली न्यूज पे, पद्म अवार्ड्स को लेकर न्यूज है, पद्म पुरस्कारों को।
ठीक है, तो ये न्यूज़ तो है पुरानी, लेकिन अभी फिर चर्चा में आ गई, जिसको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए 1954 में हमारे देश में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई, पद्म अवार्ड्स। तब आज जिसको आप पद्म विभूषण कहते हो, तब इसका नाम था वर्ग पहला। इस पुरस्कार को कहते थे वर्ग दूसरा। इस पुरस्कार को कहते थे पद्म वर्ग तीसरा। ऐसे नाम थे। फिर 1955 में इनको इनका एक्चुअल नाम मिला कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ये जो पद्म अवार्ड्स है, इन्हें नागरिक पुरस्कार कहते हैं। नागरिक पुरस्कार, सिविलियन अवार्ड्स, सिविलियन अवार्ड्स। हमारे देश का सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। भारत रत्न, जो अभी तक 45 लोगों को मिला है। उसके बाद जो सिविलियन अवार्ड है वो है 3। इनको हम पद्म अवार्ड्स पे कह सकते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। अभी हमारे, और इनकी जो घोषणा होती है वो हर साल 26 जनवरी को हो जाती है। और इनको देता कौन है? प्रेसिडेंट देता है। तो इस साल 26 जनवरी को इनकी घोषणा हो चुकी थी, हमें पता था किसको मिल रहा है, लेकिन अभी इनकी अवार्ड गिविंग सेरेमनी हुई, इसलिए फिर से न्यूज में आ गए। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो इसमें है वो है क्या? पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण जो है इस बार वो 7 लोगों को मिला है। तो सवाल ये है कि मिलता किसको है? देखिए, तीनों जो पद्म पुरस्कार है वो सरकार बिना किसी जाति, व्यवसाय, धर्म, सेक्स के भेदभाव के देती है। यानी इसमें ऐसा नहीं कि महिला को मिलेगा, पुरुष को मिलेगा, या ट्रांसजेंडर को नहीं मिलेगा। ये पुरस्कार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, और इन पुरस्कारों को चुनती एक कमेटी है, और वो कमेटी का गठन प्राइम मिनिस्टर करता है। प्राइम मिनिस्टर उस कमेटी का गठन करते हैं, और इस कमेटी में कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, राष्ट्रपति के सचिव और कुछ 4 से 6 विद्वान लोग होते हैं। लेकिन इस कमेटी को बनाता कौन है? प्राइम मिनिस्टर। फिर एक कमेटी नाम सुझाती है कि इन लोगों को देना चाहिए। फिर उस नाम में अल्टीमेट मोहर कौन लगाते हैं? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उसे मोहर लगाते हैं, हाँ कि भाई इन लोगों को दिया जाए। फिर मिलता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ध्यान रखिए, किसी को डायरेक्ट पद्म विभूषण नहीं मिल सकता। यानी पहले आपको पद्मश्री मिलेगा, फिर पद्म भूषण मिलेगा, फिर पद्म विभूषण मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई को पहले सीधे पद्म विभूषण मिल गया, भूषण नहीं मिला, ऐसा नहीं, ये क्रम है। दूसरी बात, आप सरकारी नौकरी में अगर हैं, जैसे आप लोग तैयारी करेंगे, सरकारी नौकरी में जाएंगे, तो आप सरकारी नौकरी में रहते हुए आपको इन तरह की कोई भी पुरस्कार नहीं मिल सकते। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, कोई डॉक्टर और इंजीनियर है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट है, भले वो सरकारी नौकरी में है, लेकिन वो एक्सेप्शन है, उनको मिल सकता है नौकरी में रहते हुए। बाकी और किसी सरकारी नौकरी में आप हैं तो आपको नौकरी से जब आप रिटायर हो जाएंगे तभी आपको मिलेगा। अब इस बार जो पद्म विभूषण है वो 7 लोगों को मिला है, और 7 लोगों का नाम जान लेते हैं। देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में कोई विशिष्ट काम करेंगे, अति विशिष्ट काम करेंगे, तब आपको ये पुरस्कार मिलते हैं। पहले जो व्यक्ति, उनका नाम है शिंजो आबे, और इनको पब्लिक अफेयर्स में, लोक सेवा के क्षेत्र में मिला है। और जापान के ये कौन रहे? जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे। ठीक है। दूसरा एसपी बाला सुब्रमण्यम को मिला पोस्थुमस, मतलब मरणोपरांत, और इनको कला के क्षेत्र में मिला है। ये राइटर थे, डायरेक्टर थे, सिंगर थे, एक्टर थे, सब कुछ थे। आप लोगों ने हम आपके है कौन फिल्म देखी होगी, अभी चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी, इनमें जो गाना है वो एसपी साहब के गाए हुए हैं। तीसरे जो व्यक्ति हैं वो है BM हेगड़े, और ये मेडिसिन के क्षेत्र से हैं, कर्नाटक से आते हैं। ये जो व्यक्ति हैं इनको कहते हैं पब्लिक डॉक्टर। पब्लिक डॉक्टर मतलब ये आम लोगों का डॉक्टर है, बिना फीस के लोगों का इलाज करते हैं, और बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं ये, और इनको पब्लिक डॉक्टर कहा जाता है, मेडिसिन के क्षेत्र से आते हैं। NS कपानी, ये नरेंद्र सिंह कपानी, इनको मरणोपरांत मिला है। ये साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र से आते हैं, यूएसए से आते हैं, थे भारतीय, यूएसए की नागरिकता मिली हुई थी। आज मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ जूम की मदद से, क्योंकि मैंने वाईफाई एक्सेस लिया हुआ है। और ये वाईफाई जो है, ये जो ब्रॉडबैंड जो है, इनमें आप लोगों ने सुना हुआ है ऑप्टिकल फाइबर केबल का, सुनते होंगे ना, फाइबर केबल लग रही, फाइबर केबल लग रही। तो ये जो हाई स्पीड इंटरनेट हम आप उपयोग कर रहे हैं ना, उसके जनक थे ये नरेंद्र सिंह कपानी, उसके जनक थे ऑप्टिकल फाइबर के। तो इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है। मौलाना वहीउद्दीन खान साहब, इनको आध्यात्म के क्षेत्र से दिया जा रहा है, और ये दिल्ली के एक आध्यात्मिक गुरु हैं, और
ये कह सकते हैं कि पहले ऐसे व्यक्ति थे मुस्लिम संप्रदाय से जिन्होंने मुस्लिमों को कह दिया था कि यार बाबरी मस्जिद छोड़ दो, उससे अपना हक छोड़ दो। ठीक है। बीबी लाल साहब आर्कियोलॉजी के क्षेत्र से हैं, दिल्ली से आते हैं। ये वो व्यक्ति हैं, इनके साथ एक और व्यक्ति थे के मोहम्मद साहब, के मोहम्मद। इन दोनों व्यक्तियों ने जो रामलला का स्मारक है, बाबरी मस्जिद की खुदाई की और उन्होंने बताया था कि हाँ इसके नीचे से कुछ मंदिर जैसा ढांचा मिला है। तो ये बीबी लाल आर्कियोलॉजी से आते हैं, मतलब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी रह चुके हैं, और इनको मिला है क्या, पद्म विभूषण। सुदर्शन साहू ये उड़ीसा से आते हैं, और उड़ीसा की एक स्कल्पचर है, मूर्ति कला है, उस मूर्ति कला को इन्होंने देश विदेश तक फैलाया। मैं नाम भूल रहा हूँ, क्षेत्रपानी नाम की कोई मूर्ति कला है, क्षेत्रपानी शायद, तो उसको उन्होंने देश विदेश तक फैलाया है, इसलिए इनको मिला सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण। तो ऐसा नहीं कि किसी भारतीय नागरिक को मिलना कंपलसरी है, देखिए अब शिंजो आबे को मिल गया, ऐसा कोई इसमें लिमिट नहीं है कि भाई भारतीय नागरिक हो तो ही आपको मिलेगा, किसी को ही मिल सकता है। और पद्म भूषण की बात करें तो इस बार 10 लोगों को मिला है, और इस 10 में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ताई है अपनी, कौन ताई, किसको कहते हैं हम लोग इंदौर में, बताइए। सुमित्रा महाजन, ठीक है, इंदौर से हैं, सांसद रही हैं, इनको मिला है पद्म भूषण। और जैसे एक और व्यक्ति हैं मरणोपरांत उनको मिला है, जिनका नाम है रामविलास पासवान, ठीक है, उनको मिला है। तो ये मैं लिस्ट पूरी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं बस कि, लेकिन ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 7 क्या करते हैं, कहाँ, ये 7 इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से इसका क्या काम है। नाम नरेंद्र सिंह का पानी एमसीक्यू में आ गया कि भाई किससे डिपेंड मतलब रिलेटेड है, तो पता होना चाहिए। तो अभी अवार्ड सेरेमनी हो रही थी, इस वजह से ये चर्चा में था। अगली न्यूज में चलते हैं। हमारे देश में जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है उसका टारगेट सेट किया गया है। एक्सपोर्ट तो आप लोग जानते हैं, निर्यात करना। सर्विसेज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं सर्विस दे रहा हूँ। मैं आपकी जगह किसी यूएस के बंदे को पढ़ा रहा हूँ, तो अभी उस वक्त मैं जो सर्विस दे रहा हूँ उसका एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, मतलब देश के बाहर उस सर्विस को दे रहा हूँ। तो हमारे देश का जो सर्विस सेक्टर है वो कोविड की वजह से पिछले 2 साल से बहुत गड़बड़ा गया था, लेकिन अभी जो तिमाही गुजरी है, कौन सी, जुलाई से लेकर सितंबर वाली, इसमें हमने सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ रेट देखा है। और इस तिमाही में हमने जो एक्सपोर्ट किया है अपना, वो $100 बिलियन का किया है। तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। सर्विस सेक्टर पहली बार, कोविड के बाद पहली बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज़्यादा इसने ग्रोथ रेट दिखाई है। और ये आप लोग जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट है। सर्विसेज में बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे बड़ा जो शेयर है वो सर्विस सेक्टर का है। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। टूरिज्म, कहीं आप जाते हैं, होटल में रुकते हैं, कहीं टैक्सी बुक करते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, इलाज कराते हैं, कुछ सामान मंगाते हैं, कहीं कुछ सामान खरीदते हैं, मॉल में जाके इंश्योरेंस कराते हैं, जमीन जायदाद खरीदते हैं, स्टेट खरीदते हैं, ये सब सर्विस सेक्टर में आता है। तो हमारी सरकार ने 2030 तक भारत के सर्विस सेक्टर को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है, और इस टारगेट को रिलीज किया है, इस वजह से न्यूज में आ गया। देखिए, एक चीज होती है, इसे कहते हैं PMI, यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इसमें अगर जवाब 50% से ज्यादा है, इसमें अगर जवाब 50% से ज्यादा आता है, इसका मतलब वो क्षेत्र, वो जो सेक्टर है वो ग्रोथ कर रहा है, उसने ग्रोथ दिखाई है। सिंपल सा फंडा है, आप किसी दुकानदार के पास गए, उससे पूछे भाई पिछले महीने कितनी की बिक्री है, उसने बोला 10,000 रुपए की। आपने बोला अच्छा इस महीने कितनी बिक्री है, उसने बोला 15,000 की। तो आप अनुमान लगाते 5,000 रुपए ज्यादा की बिक्री किया है, मतलब इसका धंधा ठीक चल रहा है। लेकिन अगर वो बोले नहीं इस महीने मैंने 5,000 की बिक्री की, तो आप बोलेंगे यार तुम्हारा धंधा मंदा हो गया है, ग्रोथ रेट नहीं आई है। तो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स में क्या होता है, ये मैनेजर शब्द है ना, तो जो भी सेक्टर है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इस सेक्टर से जुड़े हुए जो ऑफिसर है, मैनेजर लोग हैं, उनसे
यही आंकड़ा लिया जाता है कि भाई अच्छा आप सैमसंग के मैनेजर हैं, आप बताइए पिछले महीने कितने का सेल हुआ, इस महीने कितने का सेल हुआ। तो ये एक रिपोर्ट निकाल के हर महीने जैसे महीना खत्म होता है 2 से 3 दिन में PMI इंडेक्स आ जाता है, और उससे जिस भी सेक्टर में 50% से अधिक की ग्रोथ दिखाएगी, इसका मतलब है उसने प्लस में काम किया है। तो हमारे सर्विस सेक्टर में इस तिमाही यानी इस जो लास्ट मंथ गया है, इसमें 56% जवाब आया। इसका मतलब हमारा सर्विस सेक्टर उछाल मार गया, यानी उसने पिछले महीने से अच्छा काम किया। और ये इससे उत्साहित होकर हमारी सरकार ने टारगेट बनाया है कि हम 2030 तक अपने सर्विस सेक्टर को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहेंगे। $1 ट्रिलियन तो हमारा सर्विस सेक्टर से ही आना चाहिए। और सही बात है, हमारा जो देश है उसमें सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से उभर रहा है। और आप देखिए हमारा सर्विस सेक्टर का शेयर मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा है, सबसे ज्यादा जॉब भी सर्विस सेक्टर ही देता है, और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ रेट बहुत तगड़ी है। हम दुनिया के सबसे बेहतरीन इंटेलेक्चुअल से सबसे ज्यादा पढ़ने में है, सबसे ज्यादा तेज है पढ़ने में, हर एक चीज सीख लेते हैं हम लोग। इसलिए दुनिया भर के देशों में हमारे लोग हैं, काम कर रहे हैं, और दुनिया भर के देशों को हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इस वजह से हमें हमारा देश में हमारी जो GDP है उसमें सबसे बड़ा जो शेयर है, जिसे लॉयन शेयर कहते हैं, लॉयन चंक है, वो सर्विस सेक्टर का है। और इसी को लेकर एक महत्वाकांक्षी टारगेट तय किया गया कि 2030 तक इसको $1 ट्रिलियन का सर्विस सेक्टर हमारा होना चाहिए। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल दिए हमारे सर्विस सेक्टर के, सेवा क्षेत्र के, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो FDI भी आता है, यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, FDI, वो भी सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में ही आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बायजूस है, बायजूस क्या दे रही है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, उसमें किसी कंपनी ने पैसा लगाया, विदेशी कंपनी ने पैसा लगाया। अगर वो किसी भी कंपनी में 10% से ज्यादा का स्टेक खरीदती है या निवेश करती है, मान लो मेरी कंपनी 100 रुपए की है और कोई मुझे 15 रुपए मेरे कंपनी में लगाना चाहता है, तो मेरी कंपनी का 10% तो 10 ही रुपए होगा, लेकिन आप लगा रहे 15 रुपए। तो जब ऐसा कोई निवेश आता है, उस निवेश को हम कहते हैं FDI। जहां 10% की जो लिमिट है उससे ज्यादा आप निवेश करोगे तो FDI हो जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। और 10% से कम निवेश करोगे तो वो FPI रहता है, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये एक बेसिक डिफरेंस है। और हमारे देश में FDI हर साल बढ़ ही रहा है, दुनिया भर के देशों से पैसा हमारे पास आ रहा है, कंपनीज हम पे पैसा लगा रही हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि भारत एक उभरता हुआ मार्केट है, उभरती इकोनॉमी है, और यहाँ पे पैसा हम लगाएंगे तो डूबेगा नहीं। और ये मैंने PMI आपको बता ही दिया, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है। और ये भी ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है उसका 58.4 है, मतलब हर सेक्टर में उछाल आया है, हर सेक्टर में उछाल आया है। और सर्विस में 56% इसने दिखाया। रटना नहीं है, समझना है PMI क्या होता है, FDI क्या है, FPI क्या है, ठीक है। तो हम दुनिया के बैक ऑफिस थे कभी, आज हम दुनिया के ब्रेन ऑफिस है, दुनिया का दिमाग हम चलाते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि दुनिया का ऑफिस, दुनिया के दिमाग सब इंडियंस ही है, चाहे वो भारत में रह के कर रहे हो या विदेशों में